नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी क्लास लगेगी और कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा। पहलवानों का आंदोलन, राहुल गांधी, ट्रेन एक्सीडेंट, सबका मोदी विरोधी साजिश जो है उसके बड़े सबूत आज आपके सामने रखूंगा। बृजभूषण और पहलवानों के बीच डील होने का सच क्या है? ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट, सीबीआई को साजिश के सबूत मिल गए हैं क्या? अमेरिका गए राहुल गांधी की अमेरिका में हुई घनघोर बेइज्जती का चैप्टर भी है। चोरी ऊपर से सीना चोरी, बीबीसी ने खुद को कैसे खुद ही एक्सपोज कर दिया, वो भी आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा औरंगजेब को हीरो बताकर ओवैसी मुसलमानों के हीरो बन जाएंगे क्या? 3 लाख रुपए की वो आंख जो हजारों सिनेमा हॉल बंद करवा देगी, आपका मोबाइल, आपका टीवी सब बड़ा बना देने वाली टेक्नोलॉजी आ गई है। साउथ कोरिया का चार्ली बिहारी अंदाज में क्यों बोलने लगा है? एक समोसे के लिए अमेरिका छोड़ देने वाले अंग्रेज की कहानी बताऊंगा। विदेशियों के हिंदी प्रेम का वो चैप्टर जिसे देखकर अंग्रेजी के गुलाम रोएंगे, जरूर देखिएगा ये चैप्टर। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आने के संकेत दे दिए। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, इनके बीच कहा जा रहा 4 घंटे बैठक चली है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यूपी समेत कई राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर चर्चा हुई है। भारत में लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को अमेरिका ने करारा जवाब दिया है। व्हाइट हाउस ने भारत में लोकतंत्र की सेहत को लेकर उठाए जा रहे सभी सवालों को खारिज कर दिया। अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ करते हुए कहा कि भारत आने वाला कोई व्यक्ति इसे महसूस कर सकता है। चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। नीतीश कुमार 2024 चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को अंधों में काना राजा बता दिया और कहा कि बिहार देश का फिसड्डी राज्य है, लेकिन नीतीश कुमार बाकी सीएम से ऐसे मिलते हैं जैसे उन्होंने बिहार को अमेरिका बना दिया हो। इंडियन नेवी ने आज देश में बने हैवीवेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र का कोच्चि के पास समंदर में सफल परीक्षण किया। इस दौरान टॉर्पीडो ने पानी के अंदर चलते हुए टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इंडियन नेवी ने टॉर्पीडो की टेस्टिंग को समंदर के अंदर इस्तेमाल होने वाले हथियार बनाने में मील का पत्थर बताया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साउथ अमेरिकी देश सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से अवार्ड लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह पुरस्कार न सिर्फ उनके लिए बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खास है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को इस सम्मान के लिए बधाई भी दी है। दिन भर के खबरों के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आज इस बात की चर्चा होगी कि पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, ट्रेन हादसा जो हुआ है, बीबीसी को लेकर जो हंगामा हुआ, सब में मोदी के खिलाफ साजिश के कैसे बड़े सबूत मिले हैं, आज उसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठ फैलाने वाले खाली बैठ ही नहीं सकते। वो हर रोज नया प्रोपेगेंडा लेकर आ जाते हैं और झूठ फैलाना शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे ही आपको ऐसा लगने लगता है ना किसी मुद्दे पर कि हो सकता है विपक्ष सच बोल रहा हो सकता है विपक्ष पब्लिक की चिंता कर रहा हो, कुछ दिन बाद ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि आपका वो भ्रम भी टूट जाता है कि नहीं, ये तो कुर्सी से आगे सोच ही नहीं सकते, ये नरेंद्र मोदी को हटाने से ज्यादा सोच नहीं सकते। पर इनका बैड लक ही खराब है क्योंकि इनका कोई प्रोपेगेंडा ही नहीं चल पाता। और आज, कल, परसों, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद उसके पोल खुली जाती है। जैसे अगर आप देखेंगे, आपको याद होगा बीबीसी पर इनकम टैक्स के छापे पड़े तो इसे मीडिया पर हमला बताया गया। यार, नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री आई तो बीबीसी पे छापे पड़ गए। आज की डेट में सच ये निकल कर आ रहा है कि बीबीसी ने खुद माना है कि उसने टैक्स कम चुकाया था
और 40 करोड़ की इनकम पर टैक्स की देनदारी बनती है। मतलब किसी मीडिया हाउस को दबाया नहीं जा रहा था, टैक्स की देनदारी थी जो वसूला जाना था, और अब वो खुद मान रहा है कि उसने टैक्स की चोरी की। विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका जाकर कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, जबकि अमेरिका खुद कह रहा है कि भारत का जीवंत लोकतंत्र है, जिसे शक है वो दिल्ली जाकर देख ले। इसी तरह से पहलवानों के केस में यह कहा गया कि सरकार बृजभूषण सिंह को बचा रही है, जबकि सच यह है कि दिल्ली पुलिस अब बृजभूषण के गांव जाकर पूछताछ कर रही है। तमाम लोगों से पूछताछ चल रही है, आज इसका भी अपडेट दूंगा। और खुद बृजभूषण सिंह से पूछताछ हुई है भाई। इसी तरह से रेल हादसे पर पीएम और रेल मंत्री के खिलाफ खूब दुष्प्रचार हो रहा है, लेकिन पूर्व पीएम देवेगौड़ा जी ने कह दिया कि रेल मंत्री अथक मेहनत कर रहे हैं, उनसे इस्तीफा मांगना उचित नहीं है। यानी हर बार जब इस तरह का कोई मुद्दा आता है, आम आदमी किसी संकट में फंसा हो, विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना का संकट चल रहा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन हादसा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाशें निकल रही हो, घायलों को मदद पहुंच रही हो, फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार दो, बस यही एजेंडा है। और हर बार कहीं तो सेंसिटिविटी होगी। जैसे आप पहलवानों का मामला देखिए, इसमें बृजभूषण शरण सिंह को लेकर यह कहा जा रहा है कि सरकार उसे बचा रही है, लेकिन आप खुद देखिए कि बृजभूषण शरण सिंह के घर जाकर भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही। अगर बृजभूषण को सरकार बचा रही होती तो बृजभूषण सिंह के घर पर उनके जो हेल्पर्स हैं उनसे, बृजभूषण सिंह से खुद पुलिस जगह जगह जाके पूछताछ करती क्या? हवाई ऊपर से कार्रवाई हो जाती। लेकिन संडे की रात को दिल्ली पुलिस की एसआईटी यूपी के गोंडा में बृजभूषण के गांव तक चली गई भाई। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के घर जाकर वहां 12 लोगों के बयान लिए। इनमें ड्राइवर है, नौकर है, बृजभूषण के परिवार के लोग हैं, सुरक्षा कर्मी सब शामिल हैं। बृजभूषण के गांव से कुछ और लोगों के नाम, पता, मोबाइल नंबर सब लिए गए। दिल्ली पुलिस अब तक इस मामले में कुल 137 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम वहां पर आई थी और उसने पूछताछ की। एक बार उसको सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। भैया पति भाई वो भी बाहर, भैया बाहर, पुलिस आई थी पूछताछ करने के लिए दिल्ली पुलिस। हाँ कब आई? तो संडे को आई था। कितने घंटे रहते हैं? हम जी कर देते, हम लोगों का बदलता रहता है ना, 4 घंटे कल रहे, निकल गए। कल निकले वो? कहाँ दिन कल शाम को गया दिल्ली? प्रोग्राम करते गए। आप बताइए, बृजभूषण सिंह के घर में पूछताछ हो रही है, उस आदमी से पूछताछ हो रही है, उसके लोगों से पूछताछ हो रही है। 137 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं, 137 लोग। और कुछ लोग सिर्फ इसी प्रोपेगेंडा में लगे हैं कि भाई बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो बृजभूषण सिंह को बचा रही है। बचाने पर 137 लोगों से पूछताछ होती है क्या? और अगर 137 लोगों से पूछताछ हो रही है तो समय नहीं लगेगा क्या? क्योंकि आपने कह दिया कि आज ही इस आदमी को टांग दीजिए, तो उसको टांग देना चाहिए। कानून का हिसाब क्या बैठता है? एक आरोप लगा, दूसरा आरोपी कह रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं किया। दोनों तरफ से भाई बात जो है वो सुनी जाएगी, देखी जाएगी। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो भाई उन्होंने जो कह दिया, विरोधियों ने कह दिया, वो डे 1 कर दीजिए वाला हिसाब चल रहा है। गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह के घर में जब पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची तो कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह वहीं थे। बृजभूषण शरण सिंह का घर गोंडा के विष्णुहरपुर इलाके में है। इसी घर से बृजभूषण सिंह अपनी राजनीति चलाते हैं। यहां आई दिल्ली पुलिस की टीम ने बृजभूषण के करीबी लोगों से बृजभूषण को लेकर सवाल किए। बृजभूषण के काम करने के तरीके को लेकर सवाल किए गए हैं। बृजभूषण का रवैया कैसा रहता है, इसकी जानकारी ली गई है। 2 से 4 घंटे दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के घर पर पूछताछ की। पुलिस के जाने के बाद बृजभूषण सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बृजभूषण के बेटे विधायक प्रतीक शरण सिंह और करण भी उस वक्त घर पर नहीं थे। बृजभूषण शरण सिंह के गांव में दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद सन्नाटे जैसा माहौल, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। बृजभूषण शरण सिंह के गांव से आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे की बात। इस वक्त हम सांसद बृजभूषण शरण के घर के बाहर खड़े हैं। ये देखिए वो उनका आवास है। इस वक्त देख सकते हैं आप, गेट बंद है और पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। कोई भी शख्स जो है इस वक्त अंदर मौजूद
नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे जरूर है, पुलिस के जवान, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि इस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं है, कोई भी शख्स जो है वो बात नहीं करना चाहता। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो है वो कल शाम को दिल्ली चले गए हैं। इसके अलावा उनको जो बेटे हैं वो भी बाहर गए हुए हैं। कोई भी इस वक्त शख्स जो है वो घर पर मौजूद नहीं है। बृजभूषण सिंह पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच चल रही है। जल्दी ही दिल्ली पुलिस इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को अभी तक की जांच में बृजभूषण को गिरफ्तार करने लायक सबूत नहीं मिले हैं। अभी तक कोई सीसीटीवी, कोई फोटो, कोई गवाह नहीं मिल पाया है। दिल्ली पुलिस 2 बार बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली पुलिस अगले 2 दिन में राउज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर देगी कि उसको इतने दिन की जांच में क्या मिला। पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में अब तक की पूछताछ का पूरा ब्यौरा होगा। स्टेटस रिपोर्ट में महिला पहलवानों के बयानों की भी पूरी जानकारी दी जाएगी। आप यह भी देखिए कि इस मामले में अब तक जो लोग पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं वो खुद भी पहलवानों के स्टैंड से कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि जो पहलवान अब तक सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो अपनी नौकरी पर वापस लौट गए। पहलवानों में समर्थन में जंतर मंतर पर 9 जून को जिस बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी वो भी कैंसिल हो गया है। अब राकेश टिकैत जैसे लोग जो पहलवानों के मामले में अब तक फ्रंट फुट पर थे, सरकार को अल्टीमेटम दे रहे थे, वो अब बैकफुट पर दिख रहे हैं। आप आज की बात सुनिए, आपको खुद पता चल जाएगा। कोई जानकारी नहीं है। ज्वाइनिंग करना, भाई ज्वाइनिंग तो कर ही रही, नौकरी तो उनकी चली रही है। नौकरी पे जाना आंदोलन से वापसी नहीं होता। ये लाके वो ज्वाइनिंग कर रही है, वे ड्यूटी पे जा रही होगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन से वापसी होगी। तो ये तो जरूर हुआ कि बजरंग पुनिया ये सब लोग मिले थे गृह मंत्री से, और ये हमने भी कहा था कि सरकार इनसे बातचीत करे। बातचीत शुरू हुई है, अभी उसके क्या रिजल्ट आए वो नहीं पता, लेकिन 9 तारीख वाला प्रोग्राम जो होगा, अभी इनके कहने से 9 तारीख वाला प्रोग्राम अभी स्थगित करा जाता है। अब राकेश टिकैत का चेहरा देखिए कैसा उतरा हुआ है। 4 दिन पहले एकदम दमक रहा था, क्या नया मामला मिला है, इसको तो 9 तारीख को करेंगे, लंबा खींचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बातचीत में पता चल गया कि पहलवान अमित शाह से मिलने गए, इनको बताया भी नहीं। नौकरी ज्वाइन कर ली है, इनको बताया भी नहीं है। अमित शाह से मिलकर आए हैं, क्या बात हुई है, इनको ये भी नहीं बताया है। तो भाई का चेहरा ही उतरा हुआ है, सारा जोश ही खत्म हो गया अंदर का। तो पहलवानों के जो समर्थक हैं वो इस बात से बड़े भ्रम में पड़ गए हैं कि जो अब तक सब कुछ छोड़कर धरने पर बैठे थे, उन्हें अचानक अपनी अपनी नौकरी कैसे याद आ गई। जैसे पहलवान साक्षी मलिक ने रेलवे में बतौर ओएसडी अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। साक्षी मलिक ने न सिर्फ नौकरी वापस ज्वाइन की बल्कि रेलवे के एक प्रोग्राम में भी शामिल हुई। हालांकि साक्षी मलिक ने नौकरी ज्वाइन करने पर यह क्लियर किया कि वो सत्याग्रह के साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही है, जबकि बीच में खबरें थी कि ये लोग तो टूर्नामेंट में नहीं जा रहे थे, मेडल बहाने गए थे। तो जो मेडल बहाने गए थे और उस दिन पब्लिक इनसे सवाल पूछ रही थी कि अपनी प्राइज मनी क्यों नहीं लौटाते, अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ते, वो अचानक नौकरी पर लौट आएंगे, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। बजरंग पुनिया ने भी क्लियर किया कि नौकरी तो बहुत छोटी चीज है, अगर उन्हें न्याय की लड़ाई में नौकरी छोड़नी भी पड़ी तो उसके लिए वो तैयार है। बजरंग पुनिया ने कल रात अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कुछ बातें क्लियर की थी, वो भी आपको सुननी चाहिए। तो आप ऐसी चीजों से सावधान रहे, क्योंकि मीडिया हमारे बारे में खूब नेगेटिव दिखा रहा है कि भाई खिलाड़ी वापस चले गए हैं, इन खिलाड़ियों ने जॉब ज्वाइन कर लिया है या कुछ कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। यहां एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि पहलवानों के नौकरी पर लौटने की खबर तब आई जब ऐसा बताया गया कि शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह और पहलवानों के बीच एक मीटिंग। पहले तो इस मीटिंग के बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं गया, ना ही पहलवानों ने कुछ बोला, ना ही सरकार की तरफ से कुछ कहा गया। लेकिन बाद में साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने गृह मंत्री अमित शाह से शनिवार को हुई मुलाकात की पुष्टि की। बजरंग पुनिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि मीटिंग तो हुई है, लेकिन मीटिंग की डिटेल्स के बारे में अभी नहीं बता सकते। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपको महिला पहलवानों को न्याय मिले इससे तो कोई मतलब था नहीं। कुछ लोगों को मतलब सिर्फ इस बात से था कि कैसे नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों के खिलाफ हैं, महिलाओं के खिलाफ हैं, यह साबित करना है। इसलिए वो हड़बड़ी में थे
कि पुलिस की जांच चल रही है, तभी ये साबित कर दो कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भैया नहीं कर रहे तो पुलिस कैसे स्टेटस रिपोर्ट सौंप रही है? कैसे 137 लोगों के बयान हो रहे हैं? बृजभूषण सिंह से 2-2 बार कैसे पूछताछ हो रही है? अमित शाह घर बुलाकर मिल रहे हैं, बृजभूषण सिंह को जो है वो साइड लगा दिया गया है फेडरेशन पर से। ये सब बिना किए हुए हो रहा है, लेकिन नहीं, हर चीज में नरेंद्र मोदी को टारगेट कर लेना है। इसी तरह से आपको दूसरे प्रोपेगेंडा का सच बताता हूं जो ओडिशा रेल हादसे को लेकर चल रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और रेल मंत्री फोटो खिंचवाने के लिए मौके पर गए। पीएम से कहा जा रहा है कि वो रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि आपको कल ही मैंने बताया था कि कैसे रेल मंत्री ने 2 दिन तक वहीं डटे रहकर पूरे ट्रैक को खाली करवाया और ट्रेन की आवाजाही को सुनिश्चित किया। इसके बाद ही वो वहां से हटे, यानी वो काम को अधूरा छोड़कर घर नहीं निकल गए अधिकारियों को ऑर्डर देकर कि देख लेना कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही चैन से अपने ऑफिस में बैठे रहे। इस देश की जनता ने कई ट्रेन हादसे देखे और यह भी देखा है कि कैसे हादसे के बाद या तो मंत्री हादसे वाली जगह तक पर नहीं जाते थे, या जाते भी थे तो कुछ देर या कुछ घंटे में लौट आते थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई रेल मंत्री हादसे वाली जगह पर 2 दिन तक टिका रहे। यही वजह है कि अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्ष के बड़े नेता और जेडीएस के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा रेल मंत्री की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्टेज पर रेल मंत्री से इस्तीफा मांगना सही नहीं है। एक बार एचडी देवेगौड़ा को सुन लीजिए। Has taken all necessary steps to restore what damage that has happened. He is working tirelessly from last 55 hours. The midnight when the accident took place, at about 12:30 I tweeted, it is here, it's 12:13 midnight, I tweeted about the accident and cautioned the officers to take all necessary steps. My part is not to attack on political motivated. There is, let the inquiry be completed and the minister is doing his best, and the question of demanding the resignation of the minister at this stage is not wise, proper. That's my honest opinion. अब आप बताइए, विपक्ष माहौल बना रहा था कि रेल मंत्री कुछ नहीं कर रहे, इनको इस्तीफा देना चाहिए। एचडी देवेगौड़ा क्या करे? पूर्व प्राइम मिनिस्टर है भाई, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं। उनको पता है इस वक्त नरेंद्र मोदी क्या महसूस कर रहे होंगे और रेल मंत्री क्या महसूस कर रहे होंगे। वो कह रहे हैं भाई ये कोई समय है इस्तीफा मांगने का, और हमने पहले ही तय किया था हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि दूसरे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लोगों की लाशें निकल रही हैं, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और उसमें भी लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देश के एक पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और विपक्ष के अहम नेता खुद कह रहे हैं कि हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए ममता बनर्जी जैसी नेता लगातार इस पर पॉलिटिक्स ही कर रही हैं। हादसे में मारे गए लोगों के आंकड़े पर सवाल उठा रही हैं। जब ममता बनर्जी हादसे के दूसरे दिन मौके पर पहुंची थी तो उन्होंने इसी तरह की बात की थी। तब उनकी कैमरे के सामने ही रेल मंत्री से बहस हो गई थी, मैंने आपको कल दिखाया था। आज ममता बनर्जी दोबारा ओडिशा पहुंच गई। वो कटक गई जहां घायलों से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने यहां पर कहा कि बंगाल के 31 लोग लापता हैं और इतने लोग मारे गए हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन कलेक्टर बालासोर ने जो आंकड़ा दिया है उसे तो ममता बनर्जी को मानना होगा, क्योंकि वहां पर तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां तो नवीन पटनायक की सरकार है। बालासोर के कलेक्टर ने आज शाम 6 बजे तक का आंकड़ा दिया और बालासोर के कलेक्टर के मुताबिक इस ट्रेन हादसे में जो मौत हुई है वो मौत का आंकड़ा है 288 और शव जो सौंपे गए हैं परिवारों को वो सौंपे गए हैं 205। ये ऑफिशियल आंकड़ा है राज्य सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का नहीं है, लेकिन चल रहा है, इसमें भी पॉलिटिक्स चल रही है। उधर कांग्रेस भी इस पर खूब राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि लोग अब ट्रेन में सफर करने से डर रहे हैं और अपनी टिकट कैंसिल करा रहे हैं। एक बार कांग्रेस के नेता को सुनिए क्या बोल गए। ऐसी रेल दुर्घटना विगत दिनों में
कभी नहीं हुआ। इतना भारी संख्या में लोगों की मृत्यु। ऑफिशियली सरकार कह रही है कि 275 डेथ हुआ है, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग मिसिंग हैं। लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे। उनकी डेड बॉडी कहाँ रखा गया है या नहीं, या जमीन के नीचे धंसा हुआ है, उस पर सरकार कुछ कह नहीं रहा है। 1000 से ज्यादा लोग सीरियसली घायल हुए हैं। कई लोग, हजारों लोग अपना ट्रेन टिकट कैंसिल किए हैं इस दुर्घटना के बाद कि ट्रेन में जर्नी सेफ नहीं है। ये सेम वही पैटर्न है। LIC का पैसा डुबा दिया, झूठ बोला गया। SBI का पैसा डुबा दिया, झूठ बोला गया। और अब एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि भाई लोग डर गए हैं और इसलिए ट्रेन के टिकट कैंसिल करा रहे हैं, ट्रेन में चढ़ने से डर रहे हैं। रेलवे में टिकट बुकिंग वाली कंपनी है IRCTC। उसके आंकड़े के मुताबिक जब से हादसा हुआ है तब से टिकट कैंसिलेशन बढ़ा नहीं है बॉस, कम हो गया है। मैं आपको आंकड़े बताता हूं। टिकट कैंसिल हुए रेल के 1 जून 2023 जब हादसा नहीं हुआ था, 1 जून को कितने टिकट कैंसिल हुए थे? 7,70,000 टिकट कैंसिल हुए थे। हादसे के बाद 3 जून 2023 2023 कितने टिकट कैंसिल होते हैं? 7,50,000। कहां 7,70,000 थे, कहां 7,50,000, यानी 20,000 कम टिकट कैंसिल हुए हैं भाई। और कांग्रेस कह रही है ज्यादा टिकट कैंसिल हो रहे हैं। कुछ भी बोलना है क्या? कुछ भी, कोई फैक्ट से लेना देना नहीं, कोई आंकड़े से लेना देना नहीं, बस बोल देना है। एक तरफ ऐसे दुष्प्रचार का सामना करना है, दूसरी तरफ हादसे की सही वजह भी पता लगानी है। हादसे में साजिश वाले एंगल की जांच के लिए ही CBI को लगाया गया है और CBI की एक टीम आज ओडिशा में हादसे वाली जगह पर पहुंच भी गई। CBI की टीम हर संभावित पहलुओं की जांच करेगी, जिसमें मानवीय भूल से लेकर जानबूझकर की गई साजिश को के बारे में जानना भी शामिल है। इस मामले में रेलवे अथॉरिटी को अपनी जांच भी की, उनकी अपनी जांच भी चल रही है। रेलवे की शुरुआती जांच में पता चला था कि इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट मशीन में कुछ बदलाव हुए, जिससे हादसे में साजिश वाले एंगल की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये तो पूरी जांच होने पर ही पता चलेगा कि कोई लापरवाही थी या साजिश हुई। लेकिन CBI की टीम के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी पहुंचे हुए हैं, जो एक्सीडेंट की साइट से एविडेंस इकट्ठा करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल की जाएगी, चश्मदीदों से बात की जाएगी, रेलवे स्टाफ से पूछताछ होगी, स्थानीय प्रशासन से बात की जाएगी। इससे यह एस्टैब्लिश करने में मदद मिलेगी कि एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ। लेकिन लोगों को न्याय मिले, लोगों को इलाज मिले, इससे अलग कुछ लोगों का फोकस है कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दा मिले। लेकिन वो प्रोपेगेंडा भी फेल हो रहा है। विपक्ष के ही लोग कह रहे हैं कि नहीं, रेल मंत्री ने अच्छा काम किया। जिस एक और प्रोपेगेंडे की पोल खुली है, वो प्रोपेगेंडा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में या लोकतंत्र खत्म ही हो गया है। राहुल गांधी दुनिया में घूम घूम कर यही बता रहे हैं कि भारत में तो भाई सब खत्म ही हो गया, कुछ नहीं बचा, भारत में तो सिर्फ एक आदमी की चलती है, नरेंद्र मोदी की, भारत में तो लोकतंत्र बचा ही नहीं। यही बात उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में कही थी, ब्रिटेन जाकर। यही बातें उन्होंने हाल के अमेरिकी दौरे में कही। अमेरिका में राहुल गांधी ने माहौल तब बना रहे हैं जब PM मोदी को इसी महीने अमेरिका जाना है। लेकिन राहुल गांधी की बातों पर उन लोगों को अमेरिकी सरकार से जवाब मिल गया जो लोग PM मोदी के खिलाफ लोकतंत्र पर खतरे वाला दुष्प्रचार करते रहते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस के प्रवक्ता और वहां के बड़े अधिकारी जॉन किर्बी से जब यह सवाल किया गया कि भारत के लोकतंत्र के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि भाई राहुल गांधी बार बार कह रहे थे लोकतंत्र खत्म हो गया, मर गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, किसी को परवाह नहीं है, नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है। तो यह पूछा गया उनसे, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से, कि भाई आपको क्या लगता है भारत के लोकतंत्र के बारे में। तो अमेरिकी सरकार के इस अधिकारी ने साफ कह दिया कि भारत में लोकतंत्र जीवंत है और अगर किसी को शक है तो वो खुद दिल्ली जाकर देख ले। सुनिए आप भी और सुनवाइए राहुल गांधी को भी। And there have been questions about the health of India's democracy under Narendra Modi. India is a strong partner
on very, very many levels with the United States. You saw that in Shangri-La, Secretary Austin announced some additional defense cooperation now that we're going to pursue with India. Of course, there's an awful lot of economic trade between our two countries. India is a member of the Pacific Quad and a key friend and partner with respect to Indo-Pacific security. I could go on and on and on. There's innumerable reasons why India certainly matters, not just bilaterally between the two of our nations, but multilaterally on very many levels. Is this administration at all concerned about the health of democracy in India? India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves, and certainly. I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away. And you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. यानी राहुल गांधी जो चाह रहे थे कि हो, वो तो होता दिख नहीं रहा। उनको लग रहा था दुनिया उनके कहने पे मान लेगी कि भारत में लोकतंत्र बचा नहीं। यहां तो अमेरिका का अधिकारी, व्हाइट हाउस का अधिकारी ही कह रहा है कि भैया बहुत जबरदस्त लोकतंत्र है इंडिया में, जिसको नहीं पता है वो जाके दिल्ली में देख ले। जैसा माहौल राहुल गांधी विदेश में जाकर मोदी सरकार के खिलाफ बना रहे हैं, ऐसा ही माहौल बीबीसी के मामले में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाया गया था। इसी साल फरवरी में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर का सर्वे किया, तो ऐसा माहौल बना दिया गया कि जैसे मोदी सरकार गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी से बदला ले रही। बीबीसी ने भी ऐसा ही माहौल बनाया कि उनके ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है। उस वक्त बीबीसी ने कहा था कि वो बिना डरे और दबाव में आए अपना काम करता रहेगा, लेकिन अब बीबीसी का जो सच सामने आया उसमें इस दुष्प्रचार की पोल खुल गई, क्योंकि अब यह पता चला है कि खुद बीबीसी ने यह मान लिया है कि वो भारत में लायबिलिटी की तुलना में कम टैक्स जमा कर रही थी। मतलब जितना टैक्स भरना था उससे कम टैक्स भर रही थी, और यही नरेंद्र मोदी सरकार कह रही थी। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बीबीसी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी को एक ईमेल भेजा है, और इस ईमेल में बीबीसी ने यह माना है कि वो भारत में अपनी आय को कम दिखा रहा है। बीबीसी ने बताया कि उसने टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम 40 करोड़ रुपए कम दिखाई है। अगर बीबीसी ने यह मान लिया है कि उसने कम टैक्स भरा है, तो उसे अब रिवाइज रिटर्न फाइल करना होगा, यानी बीबीसी पर जितनी पेनल्टी या टैक्स बकाया है उसे चुकाना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो कानून के मुताबिक एक्शन होगा। सीबीडीटी के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि किसी मीडिया कंपनी या विदेशी कंपनी के लिए कोई विशेष रियायत नहीं हो सकती। देश में कानून सबके लिए एक बराबर है। इनकम टैक्स विभाग के सोर्सेज ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग के पास बीबीसी के खिलाफ टैक्स के मामले में पुख्ता सबूत थे, इसलिए बीबीसी पर कार्रवाई सिर्फ हवा में नहीं की गई है, और इसलिए बीबीसी को भी मानना पड़ा कि उसने टैक्स कम भरा है, और अब बीबीसी किसी तरह से पेनल्टी चुकाकर या टैक्स लायबिलिटी का भुगतान करके मामले की फाइल क्लोज करना चाहता है। तो बॉस इतने ही ईमानदार थे तो भरते ना टैक्स। अगर इतने ही ईमानदार थे तो सही इनकम बताते ना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, टैक्स कम भर रहे हो, और जब वहां पे छापे पड़ रहे हैं तो ज्ञान दे रहे हो कि अरे हमने डॉक्यूमेंट्री बना दी इसलिए हमको हरास कर रहे हैं। वाह भैया, इंडिया में काम करोगे, इंडिया में रहोगे, इंडिया का टैक्स नहीं भरोगे, और उसके बाद चाहोगे कि मोदी के खिलाफ कोई माहौल बना के जो है वो निकल जाओगे, और तुम्हारा इकोसिस्टम आएगा, हाय 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 देखिए बीबीसी के साथ क्या हो गया। यानी जो लोग बीबीसी के मामले को प्रेस फ्रीडम और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे थे, उनका प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया। क्योंकि आप याद कीजिए कि जब बीबीसी का मामला उठा था तो कैसे पीएम मोदी के खिलाफ पूरा माहौल बना दिया गया था। यह कहा गया था कि बीबीसी ने गुजरात दंगे पर डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, इसलिए एक्शन हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि यह बदले की कार्रवाई है, बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बीबीसी के दफ्तर पर छापे आवाज को दबाने की कोशिश है, इसे रोकने के लिए सबको साथ आना होगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि बीबीसी पर रेड का कारण सबको पता है, जो सच बोलते हैं केंद्र सरकार उनके पीछे लग जाती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। आरजेडी ने कहा था कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उनको एजेंसियों के जरिए निशाना बनाया जाता है। कांग्रेस ने तो सबसे आगे बढ़कर इसे अघोषित आपातकाल बोल दिया था। केजरीवाल कह रहे थे कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके पीछे ये लोग आईटी, सीबीआई और ईडी को छोड़ देते हैं। अब इन सारे नेताओं से पूछिए
कि अगर बीबीसी इंडिया का टैक्स नहीं भर रहा है तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए था? आज इन लोगों के ट्वीट कहां हैं? आज इनके बयान कहां हैं? लेकिन नहीं, आज सब सन्नाटे में। जबकि आप देखिए कि बीबीसी के खिलाफ इनकम टैक्स का मामला बहुत सिंपल था। एक विदेशी मीडिया कंपनी जिस पर कम टैक्स भरने के आरोप लग रहे थे, उस पर कार्रवाई हो रही थी, उसी टैक्स की देनदारी को करना था और केस क्लोज हो जाता, जैसा कि अब होने वाला है। लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए नरेंद्र मोदी को किसी तरह भी घेरने के लिए बीबीसी के खिलाफ एक्शन को प्रेस की आजादी से जोड़ दिया गया। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि इस तरह से अगर टैक्स की देनदारी सभी विदेशी कंपनियां इससे बचती रहेंगी तो फिर भारत के खजाने को नुकसान पहुंचेगा। इसी राजनीति की वजह से बीबीसी जैसी विदेशी कंपनियों का हौसला बढ़ जाता है, वो खुद को कानून से ऊपर मानने लगती है। और कई लोगों को नरेंद्र मोदी से दिक्कत ही यही है बॉस, कि वो उन लोगों को जिन्हें सालों से आदत थी कि वो देश के कानून से ऊपर हैं, उनका इकोसिस्टम देश के कानून से ऊपर है, उन लोगों को पिछले 9 साल से बता रहे हैं कि तुम इंडिया में इंडिया से ऊपर नहीं हो सकते। और इसीलिए इन लोगों को नरेंद्र मोदी से दिक्कत है। अपने खिलाफ टैक्स केस का विभाग को जवाब देने की बजाय बीबीसी कहने लगती है कि वो किसी से डर कर या दबाव में काम नहीं करेगी। अरे पहले टैक्स भरो फिर बात करना। खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन बताने लगती है। पहले टैक्स भरने के चैंपियन बनो। और हमने आपको अप्रैल में बताई थी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, आपको याद होगा, पाठशाला में मैंने दिखाया था कि बीबीसी पिछले 4 साल से भारत के कानून को ठेंगा दिखा रहा था और जानते बूझते दिखा रहा था। साल 2019 में मोदी सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई से जुड़ी पॉलिसी में कुछ बदलाव किए और कुछ क्षेत्र में एफडीआई को 26% तक सीमित कर दिया। इस नई पॉलिसी में डिजिटल मीडिया भी आएगा, यानी डिजिटल मीडिया के सेक्टर में 26% से ज्यादा विदेशी निवेश नहीं हो सकता था। नए नियम के दायरे में बीबीसी भी आती थी और उसे भी इन नियमों के मुताबिक अपने मैनेजमेंट और कंपनी के स्वरूप में जरूरी बदलाव करने थे। लेकिन बीबीसी ने सब कुछ जानते हुए भी ऐसा नहीं किया। हमने आपको बीबीसी के इंटरनल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट दिखाए थे, जिससे यह साफ दिख रहा था कि बीबीसी के अधिकारियों को एफडीआई पॉलिसी में बदलाव की जानकारी थी। उन्हें यह तक पता था कि उन्हें बीबीसी इंडिया को रिस्ट्रक्चर करना ही होगा, क्योंकि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी बीबीसी इंडिया का 100% मालिकाना हक बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज यानी ब्रिटेन की एक कंपनी के पास है। और यह एफडीआई पॉलिसी का उल्लंघन है, जो कहती है कि एफडीआई की सीमा 26% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सब पता था कि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके काम करते रहे। शायद सोचते होंगे कि मोदी बदल जाएंगे, मोदी की कुर्सी चली जाएगी, फिर देखा जाएगा। इन्हीं नियमों के उल्लंघन के आरोप में ईडी ने बीबीसी के खिलाफ फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत केस दर्ज किया था। और आप खुद मान रहे हैं ना, आप ये सारी कड़ी देखते जाइए। एलआईसी का मामला, एसबीआई का मामला, एनपीए का मामला, राफेल का मामला, फोन में जासूसी कराने का मामला, पहलवानों का साथ नहीं दे रहे हैं, ट्रेन हादसे में इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ये बीबीसी को दबा रहे हैं, ये मीडिया को दबा रहे हैं, ये किसी को बोल रहे हैं, हर प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है। लेकिन ये लोग भी मोटी चमड़ी है भाई, ऐसे झाड़ते हैं, चल देते हैं। लेकिन देश के नागरिक होने के नाते ये सब नहीं समझिएगा। जो देश अभी ब्राइट स्पॉट है ना, ये लोग अंधेरा कर देंगे उसमें। पाठशाला में अब औरंगजेब को हीरो मानने वालों का चैप्टर। औरंगजेब को हीरो बताकर ओवैसी मुसलमानों के हीरो बन जाएंगे क्या? कुछ नेता हैं जो विदेश में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जबकि ये वो देश है जहां खुलेआम औरंगजेब जैसे आक्रांताओं को हीरो बनाकर भी पेश करने की आजादी है भाई। ये भी लोग कर देते हैं, इतना फ्री फील करते हैं। वो औरंगजेब जिसने भारत में न जाने कितने मंदिरों को तोड़वा दिया, जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए अपने भाई का कत्ल करवा दिया, वो औरंगजेब को जो कुछ लोगों के लिए भाई हिंदुओं पर अत्याचार का एक प्रतीक है, वो कुछ के लिए हीरो कैसे हो सकता है? आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि किस तरह से औरंगजेब को कुछ लोग हीरो मान रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में आक्रांता औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया
औरंगजेब की तस्वीरें लहराकर डीजे पे डांस चल रहा है, नारे लगाए गए, विवादित गाने बजाए। गाना बज रहा, बाप तो बाप रहेगा, मतलब औरंगजेब को बाप माने बैठे। अहमदनगर में जिन लोगों ने औरंगजेब के पोस्टर लहराए उनके बारे में आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब को हीरो बनाने के पीछे कौन है। जो लोग औरंगजेब के पोस्टर लहरा रहे हैं उनमें एक शख्स के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़ा हुआ है। इसका नाम सरफराज बताया जा रहा है और कहा गया कि AIMIM का अहमदनगर शहर का अध्यक्ष है। तस्वीरों में यह व्यक्ति औरंगजेब की तस्वीरें लहराता दिख रहा था। जब औरंगजेब के पोस्टर लहराते हुए सरफराज की तस्वीर सामने आई तो AIMIM सांसद इम्तियाज जलील इसे साजिश बता रहे हैं। सुनिए। मैं यही कह रहा हूं कि अहमदनगर हो, औरंगाबाद हो, अकोला हो, इन शहरों के अंदर कहीं ना कहीं एक साजिशें रची जा रही है। वहां की जनता से मैं अपील करूंगा और सभी समाज के लोगों से ये अपील करूंगा कि उसमें कि ये 2-5% जो है, जो शरारतें करते हैं, जो दंगा चाहते हैं, जो लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, उनको आपको कंट्रोल करना है। 95-97% पब्लिक जो है वो सुकून, अमन, शांति चाहती है। अब भले ही ओवैसी की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये साजिश है, लेकिन ये समझिए कि जिस अहमदनगर में औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए वहां ओवैसी की पार्टी का बड़ा प्रभाव है। अहमदनगर से औरंगाबाद भी बहुत दूर नहीं है। औरंगाबाद में ओवैसी की पार्टी का सांसद है। इसी औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र है। इसी कब्र पर फूल चढ़ाने पिछले साल ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। ओवैसी के छोटे भाई ने औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाए थे। मुगल आक्रांता औरंगजेब के महिमा मंडन की घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सख्त टिप्पणी की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर औरंगजेब का नाम लेने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। औरंगजेबाचे फोटो जर कोणी झळकवत असेल तर हे इथे मान्य केलं जाणार नाही। या देशामध्ये आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये आमचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजच असू शकतात। कोणी औरंग्याचं नाव घेत असेल तर त्याला त्या ठिकाणी माफी नाही। जो लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करते रहते हैं, जो लोग औरंगजेब को हीरो बनाने में लगे रहते हैं, उन्हें औरंगजेब का इतिहास भूलना नहीं चाहिए कि इस औरंगजेब ने किया क्या था। औरंगजेब ने ही काशी विश्वनाथ समेत सैकड़ों मंदिर तोड़वा दिए थे और उसको आप कह रहे हैं कि वो आपका हीरो है। बाप तो बाप ही गाना बज रहा है। औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाया था, जो टैक्स सिर्फ गैर मुसलमानों को देना पड़ता था। औरंगजेब ने तलवार के जोर पर इस्लाम का प्रचार किया और जबरन धर्म परिवर्तन करवाए। औरंगजेब ने ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर इस्लाम नहीं अपना रहे थे। यह हीरो होगा इस देश का। औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां तक को जेल में डाल दिया था और गद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर काटकर लटका दिया था। यह हीरो होगा। और जो लोग इसको हीरो मान रहे हैं, बाप तो बाप रहेगा गाना बजा रहे हैं, उनको यह समझ में आना चाहिए कि इस देश में औरंगजेब तो हीरो नहीं हो सकता। यह वो जितनी जल्दी समझेंगे उतना उनके लिए ही अच्छा है, क्योंकि फिर कानूनी प्रक्रिया में फंसेंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे, तो उन्हें समझ में आएगा कि इस देश में असल बाप कानून है और कोई नहीं है। पाठशाला में अब ऐसी टेक्नोलॉजी का चैप्टर जो आपके कमरे को सिनेमा हॉल बना देगी। 70 mm वाले बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का मजा अब आपको घर पर मिलेगा। आप मोबाइल OTC स्क्रीन दीवार जितनी बड़ी हो जाएगी। अब तक जिस मोबाइल को गर्दन झुकाकर देखते थे अब उसे गर्दन उठाकर देखना पड़ेगा। वो नई टेक्नोलॉजी जो बहुत कमाल की है, जरा उसे देखिए। फिल्मों के शौकीन हर इंसान की यह तमन्ना रही है कि घर में बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखने का आनंद मिल जाए। आपकी इसी ख्वाहिश को समझते हुए टीवी कंपनियों ने टीवी के साइज बढ़ाने शुरू किए। पहले वो छोटा 32 इंच का आता था, फिर आया 45 इंच का। फिर सामने वाले ने कहा अच्छा तुम 45, हम 55 लाएंगे।
55 का लगा दिया। उसने कहा 55, 65 का लाए, 65 इंच का टीवी लगा। एक ने कहा 65, मैं 75 कराऊं, 75 इंच का टीवी आ गया। टीवी बड़ा होने शुरू हो गया। आजकल मार्केट में बड़ी बड़ी टीवीज आ गई हैं, लेकिन कभी भी सिनेमा हॉल वाली फील जो है ना वो टीवी पर आ ही नहीं पाती। कितना बड़ा लगाएंगे, 75 इंच, 100 इंच, कितना बड़ा लगा दीजिए। बड़े पर्दे का मजा लेने के लिए आपको सिनेमा हॉल जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब भविष्य बदलने जा रहा है। अब आप घर में बैठकर सिनेमा हॉल वाले 70 mm बड़े पर्दे का मजा ले सकते हैं। आपको घर के सोफे पर बैठकर ऐसा लगेगा कि आप किसी थिएटर में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। बड़े आकार के एक्टर और भव्य स्क्रीन, ये सब आप अपने छोटे से कमरे में बैठकर देख पाएंगे, क्योंकि एप्पल कंपनी जिसका आईफोन आता है उसने अपना VR सेट यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लॉन्च किया है। इसका नाम रखा है विजन प्रो। हालांकि मार्केट में बहुत से VR सेट मौजूद हैं, लेकिन एप्पल कंपनी का VR सेट आने के बाद वर्चुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदलने वाला है। यह गेम चेंजर प्रोडक्ट साबित होगा। जैसे आपने बहुत साल पहले कभी नहीं सोचा होगा कि भाई ऐसा भी होगा कि ऑटोमेटिक गाड़ियां होंगी, ड्राइवरलेस गाड़ियां होंगी, लेकिन वो आ रही हैं, उस पर काम चल रहा है। किसी ने बहुत बरस पहले या सदियों पहले नहीं सोचा होगा कि प्लेन उड़ेंगे, प्लेन उड़ने लगे। वैसे ही हमने ये नहीं सोचा था कि भाई सामने अचानक से दीवार जितनी बड़ी जो है वो स्क्रीन बन जाएगी। वो होने जा रहा है, नहीं हो गया है। सबसे पहले आपको एप्पल के इस वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के कुछ फीचर बताता हूं, ताकि ये आपको समझ में आए कि इसे गेम चेंजर प्रोडक्ट क्यों कहा जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसको क्या करना है, आंख में पहन लेना है, और इसके बाद आप फिल्म की स्क्रीन को हवा में बड़ा कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दीवार पे स्क्रीन बन जाएगी, लेकिन वो आपको हवा में ना आपको ऐसा दिखने लगेगा कि स्क्रीन बनी हुई है, और उसको जितना चाहो बड़ा कर लो भाई, क्योंकि वो है तो नहीं, वो तो हवा में बनी हुई है, तो वो बड़ी होती चली जाएगी। जितना फैला लो, जैसे अपने स्क्रीन में बड़ा नहीं करते, जूम करते, वैसा कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि किसी सिनेमा हॉल में बैठे हैं। अगर फिल्म 3D तकनीक वाली है तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके नजदीक चल रहा है, ऐसा लगेगा उसमें घुस गए। इसके अलावा आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को इस VR सेट से कनेक्ट करके बहुत बड़ा बना सकते हैं। देखिए अभी क्या इतना छोटा सा मोबाइल देखते हैं, ये पूरे दीवार पे पूरा मोबाइल ही आ जाएगा। सबसे शानदार बात यह है कि आप अपनी आंखों से मोबाइल की एप्स को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आपकी आंखों के रेटिना से एप्लीकेशन चलेगी। हाँ भाई, आंख ऐसे टप टप कीजिएगा तो एप्लीकेशन खुल जाएगा। अब उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। पता चला कोई सोच रहा है सामने वाला कि आंख मार रहा है, उसको धीरे धीरे पता चलेगा रही तो ऐप खोल रहा है, क्योंकि जो सामने बैठा है उसको थोड़ी दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। ये तो वर्चुअल दुनिया चल रही है। और सुनिए, आप अपने मोबाइल के जो फोटोज हैं वो अपने घर की दीवार जितना बड़ा बना सकते हैं, उसे बहुत साफ और बड़े रूप में देख सकते हैं। अभी क्या है, अभी देखने बैठते हैं तो अरे यार छोटा सा देख रहे हैं, उतना फील नहीं आता है। पूरा ऐसा लगेगा कि फोटो में घुस गए। अगर आप बहुत देर से गर्दन झुकाकर लैपटॉप पर काम करते करते थक जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस तकनीक से मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए, फिर गर्दन उठाकर विशाल स्क्रीन पर काम कीजिए। अभी ऐसे में रख के मोबाइल जो है ऐसे ऐसे देखिएगा तो लोग कहेंगे क्या हुआ जी, गर्दन अकड़ा हुआ है क्या। लेकिन इसमें क्या, ऐसे चश्मा जैसा पहन लिए और सामने ही मोबाइल का स्क्रीन आ गया, तो आराम से वहीं देख रहे हैं। अभी क्या है, कई लोग जो है मैं बोलते हैं आपकी पाठशाला यूट्यूब पे देखता है। मैं कितनी बार बोलता हूँ टीवी पे देखिए सामने सामने, तो नहीं, कई लोग यूट्यूब पे देखते, तो यूट्यूब पे ऐसे ना देखते हैं। अब इसको लगा के पाठशाला सामने देखिए, एकदम घन घन मजा आएगा, एकदम लगे सुशांत सिन्हा घरे में। यहां आपको क्लियर कर दूं कि ये एप्पल का प्रोडक्ट है, इसलिए ये विंडोज और एंड्रॉइड को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास एप्पल का फोन, लैपटॉप या टैबलेट नहीं है तो आप इन सभी डिवाइस के फीचर इस VR सेट पर नहीं चला पाएंगे। लेकिन ज्यादा परेशान होइए मत, क्योंकि इंटरनेट के सभी ऐप्स इस पर चलेंगे, क्योंकि ये डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा, जिससे फिल्म, वेब सीरीज, न्यूज सब देख सकते हैं। इस पर गेम भी खेल सकते हैं। अब आपको एक एक करके इस VR सेट के फीचर्स के वीडियो दिखा देता हूं, ताकि आपको यह भरोसा हो जाएगा कि ये डिवाइस किस तरह से काम करता है। अपने घर के किसी इंटरनेट डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट करके आप बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देख सकते हैं। जैसे ये भाई साहब, ये मैडम देख रही है ना, पालती उल्टी मार ली, वहीं पे लग गया, लग रहा है कि घर पे बैठी। अब देखिए कैसे कोने से खींच के जितना मन स्क्रीन बड़ा कर, स्क्रीन का कोना टच करके खींचिए, वो बड़ा होता चला जाएगा।
फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर फिल्म देख रहे हैं, बस एक पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना है। बस अंतर ये रहेगा कि सिनेमा हॉल में जाने का पैसा नहीं लगेगा और पॉपकॉर्न भी सस्ता मिलेगा, नहीं तो वहां तो पॉपकॉर्न भी ऐसा बेचते हैं जैसे सोना बेच रहे हो। अब आपके घर में ही सिनेमा हॉल आ गया तो बताइए कौन सिनेमा हॉल जाएगा फिल्म देखने के लिए? तो बड़ी दिक्कत यह है कि भाई सिनेमा हॉल हो सकता है वो बंद हो जाए, वहां लोगों को दिक्कत हो जाए। अब हर कोई तो नहीं खरीदेगा तो सिनेमा हॉल बहुत बंद नहीं होंगे। अगर आपके पास आईफोन है तो आप इसे लिंक करके बड़ी स्क्रीन बना सकते हैं। इसके लिए आपको फोन टच करने की जरूरत नहीं, फोन की एप्लीकेशन को अपनी आंखों से चला सकते हैं। ये देखिए कैसे इसने ऐसे चश्मा पहना और अब इसके सामने ही देखिए जो एप्स खुलते हैं ना, फोटो गैलरी, म्यूजिक वाला, वो सब सामने ही आ गया। वॉइस कमांड से भी चला सकते हैं। आप किसी एप्लीकेशन को कुछ देर के लिए देखेंगे, वैसे ही वो एप्लीकेशन खुल भी जाएगी, उसको समझ में आ जाएगा अच्छा मुझे देख रहे हो, इसका मतलब मुझे खोलना चाहते हो। ये देखिए आंख की पुतली में दिख रहा ना, जिसको ज्यादा देर देखिएगा उतने उसी में खुल जाएगा। आप इस एप्लीकेशन को वॉइस कमांड से भी खोल सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लिखना है तो वॉइस कमांड से बोलकर लिख सकते हैं। कई बार होता है ना कि कितना लिखें यार, बॉस पूछ दिया एक सवाल और उसमें छोटा जवाब दीजिएगा तो कहेगा तुम बहुत हीरो बनते हो, छोटा जवाब देते हो। अब उतना लिखने में आदमी की उंगली जो है वो दर्द करती है, तो अब बोल के हो जाएगा, फिर पोस्ट कर दीजिए। अच्छा, इस दौरान आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अभी जितने VR सेट आ रहे हैं वो क्या आगे से बंद हो जाते हैं तो दिखता ही नहीं कि कोई आ रहा है कि नहीं। मतलब आपने बगल में मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक रखा है और सिनेमा देख रहे हैं, कोई पी के चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा, यहां सामने वाला पकड़ा जाए रखो इसको। इसके अलावा मोबाइल की गैलरी में मौजूद तस्वीरों को बहुत बड़े आकार में देख सकते हैं। छोटी सी तस्वीर हवा में बहुत बड़ी हो जाएगी, जैसे देखिए ये तस्वीर होगी। पैनोरामा है तो चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा, आपको लगेगा कि वहीं घुस गए। 3D तस्वीर भी खींच सकते हैं। यह फीचर फोटोग्राफी की दुनिया में एक क्रांतिकारी फीचर साबित होगा। अभी 3D तस्वीर खींचना बहुत महंगा है और लंबे प्रोसेस वाला काम। यहां आप देखिए, आप योगा कर रहे हैं, मान लीजिए ध्यान लगा रहे हैं, ऐसा लगेगा कि किसी ऐसे एनवायरनमेंट में है कि एकदम सीधा ऊपर वाले से कनेक्टेड है। इस VR सेट की एक और खास बात यह है कि आप इससे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इसमें सामने वाले को आपकी AI इमेज यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार 3D इमेज दिखाई देगी। क्योंकि भाई आपने तो पहना हुआ है ना, अभी क्या मोबाइल ऐसे रखते हैं और तब आपकी फोटो जो है उसको दिखती है। इसको तो आंख में पहन लिए, तो इसमें ऐसा टेक्नोलॉजी डाल दिए कि आपके उसी से आपका चेहरा बना देगा। तो आप तो सामने वाले को देखेंगे, वो भी आपको देख पाएगा। आपके चेहरे पर जो भाव आएंगे वो वहां जाएंगे, उसको दिखेगा। और ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से होगा। देखिए कैसे चेहरा रिकॉग्नाइज कर ले रहा है और हूबहू वैसा ही चेहरा बना देगा भाई। और सुनिए, अगर आप लैपटॉप की छोटी स्क्रीन पर काम करते करते थक जाते हैं तो लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, वो सारा काम भी हो जाएगा। अगर सोते हुए अंतरिक्ष को देखना चाहते हैं, आसमान में करोड़ों अरबों तारों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो यह फीचर भी आपको दिखाई देगा। आपको लगेगा कि कमरे के अंदर ही आप खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। दूसरी सबसे खास बात, किसी फिल्म को देखने के दौरान आप उसके पीछे का बैकग्राउंड पूरी तरह बदल सकते हैं। मतलब यदि फिल्म देख रहे हैं और आपके आसपास लोग हैं तो वो पूरी जो एनवायरनमेंट है वो पूरे लोग गायब हो जाएंगे और आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। इस VR सेट में एक और शानदार फीचर है, इसकी आवाज। इसके लिए कोई अलग से ईयरफोन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सिनेमा हॉल में डिजिटल डॉल्बी साउंड सुनते हैं, वैसी ही आवाज आपको इसके अंदर मिलेगी। मतलब यहां पे ऐसा कुछ लगा हुआ है, सीधा आपके कान में आवाज जाएगी, कान में कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं। एप्पल के इस VR सेट की खूबियां देखने के बाद आपको इसकी कीमत जानने की भी इच्छा हो रही होगी। आप यह भी जानना चाहेंगे कि आपको कब तक मिलेगा। एप्पल ने इस विजन प्रो की कीमत $3,499 रखी है। इस हिसाब से भारत में इसकी कीमत 2,88,000 रुपए हो सकती है और यह दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक लॉन्च होगा। यानी अभी आपको कम से कम 6 महीने इसका इंतजार करना पड़ेगा। शुरुआत में यह सिर्फ अमेरिका में आएगा। हालांकि फेसबुक की फाउंडर कंपनी मेटा ने भी कुछ दिन पहले अपना VR सेट मेटा क्वेस्ट 3 लॉन्च किया, लेकिन उसमें गेमिंग फीचर्स पर ज्यादा फोकस है और उसकी कीमत 25,000 से 30,000 रुपए के बीच है। भारत में अभी 1,000 रुपए से लेकर 20 से 25,000 रुपए तक के VR सेट मिल रहे हैं, लेकिन उनके फीचर्स बहुत लिमिटेड हैं, इतने खास नहीं है वो। लेकिन
कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वो आपको इससे एहसास हो जाएगा। पाठशाला में अब विदेशियों के हिंदी प्रेम का वो चैप्टर जिसे देख अंग्रेजी के गुलाम आज रोएंगे। आपको बताऊंगा कि साउथ कोरिया का चार्ली बिहारी अंदाज में क्यों बोलने लगा है। एक समोसे के लिए अमेरिका छोड़ देने वाले अंग्रेज की कहानी भी सुनाऊंगा। भारत में इंग्लिश सीखने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, फिर भी लोग ढंग से इंग्लिश बोलना सीख नहीं पाते। लेकिन उनको इंग्लिश की हवा बहुत तेज लगती है। थोड़ी सी इंग्लिश कोई गड़बड़ बोल दे, लोग है इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। हिंदी गलत बोलते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए दुनिया में हिंदी का सम्मान कैसे हो रहा है, दुनिया में हिंदी का बोलबाला कैसे बढ़ रहा है। विदेश से भारत में आकर लोग हिंदी सीख रहे हैं। आज आपको दक्षिण कोरिया के ऐसे लड़के से मिलवाता हूं जो ऐसी भोजपुरी बोलता है, ऐसे बिहारी एक्सेंट में बोलता है कि अच्छे अच्छे भोजपुरी बोलने वाले फेल हो जाएंगे। इस लड़के का नाम है चार्ली, जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये साउथ कोरिया का है। पहले आप चार्ली के भोजपुरी अंदाज वाले वीडियो देखिए, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कोरिया का लड़का इतनी शानदार भोजपुरी स्टाइल में कैसे बोल रहा है। फिर आगे की बात बताता हूँ, सुनिए। ऐसा लग रहा है पूरा मरीन ड्राइव जो घूम रहे हो बहुत बदल गया है। क्या क्या चेंजेस, मतलब पटना का कितने सालों बाद आए? 3 साल हो गया अब लगता है। 3 साल बाद। तो 3 साल में तुमको क्या क्या चेंजेस लग रहा है यहाँ? देखो ये जो दिख रहा है ना बहुत साफ हो गया पहले, एक बात तो ये है। हाँ। और जो ब्रिज बना है एकदम भयंकर बना है, एकदम लग रहा है जैसे कि हाँ न्यूयॉर्क आ गए। लग रहा है न्यूयॉर्क वाले से। न्यूयॉर्क में ऐसे ही है ब्रिज? न्यूयॉर्क नहीं गए। कहाँ गए हो? मतलब अमेरिका में कहाँ गए? अमेरिका में हम आयोवा में रहते हैं। फिल्टर लगा हुआ है क्या कैमरा में? नहीं, फिल्टर नहीं लगा हुआ, इनबिल्ट क्वालिटी है। ज्यादा सुंदर लग रहा है हमारा कैमरा। मालूम है, उतना हो नहीं, इतना टेंशन नहीं। नहीं बोलना है। अंदर जो झूला झूलेंगे ना, उसका टिकट तुम ही दे रहा। टिकट है तुम्हें क्या लग रहा है? ये तो 20 रुपया इतनी एंट्री का लड़का तेज निकला होता है ये। अंदर वाला जो झूले का है वो ठीक है। चार्ली साउथ कोरियन है, एकदम बिहारी अंदाज में बोल रहा है। भोजपुरी अंदाज में बोल रहे इस कोरियन लड़के को या इस चार्ली की पूरी कहानी आपको बताता हूं। साउथ कोरिया के रहने वाले चार्ली जो हैं वो एक यूट्यूबर है, मतलब इनका यूट्यूब पे अपना एक चैनल है। फिलहाल चार्ली अमेरिका के आयोवा सिटी में रहते हैं। चार्ली का पूरा बचपन हालांकि पटना में बीता। 2 साल की उम्र में चार्ली पेरेंट्स के जॉब की वजह से पटना आ गए थे। चार्ली ने 12वीं तक की पढ़ाई पटना से की, लेकिन माता पिता पटना में थे। इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो जबरदस्ती हिंदी सीखते या बिहार का एक्सेंट जो है वो उसी तरह से इतने साल तक जिंदा रखते। चार्ली ने अपने बारे में खुद क्या बताया, एक बार वो भी सुनिए। जब हम 2 साल के थे तब इंडिया में आए थे अपने पेरेंट्स के साथ और पटना में आए थे, पटना में। और हमको लगता है पूरा चाइल्डहुड, करीब 20 साल बिफोर कमिंग टू कॉलेज इन द यूएस, पूरा चाइल्डहुड मेरा इंडिया में पटना में बीता। और पटना में उस वक्त 1997 करीब हो रहा था। उस वक्त पटना में कोई फॉरेनर नहीं था, खास करके बच्चे में। लोग हमको इस तरह से देख रहे थे जैसे कि कोई यूनिक, मतलब अननोन क्रीचर को देख रहा है कोई। मतलब असली में भी अननोन क्रीचर ही थे। उस वक्त तो यार लोग कोरिया के बारे में जानते भी नहीं थे। तो चार्ली खुद बता रहा है कि उसको बहुत ही अजीब तरीके से लोग देखते थे। साउथ कोरिया के चार्ली को हिंदी गाने भी बहुत पसंद है और वो अपने YouTube पर अक्सर हिंदी गाने वाले वीडियो भी डालते रहते हैं। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी तुम खो। हाँ करता मैं बातें मेरी आईने से, देखो तेरी तुझसे कैसे खुल के वैसे बोलूं मैं ये राज दिल के। अब तेरे सामने हूँ, कितना कुछ मैं कहना चाहूँ, मुझको ये बता दे फिर क्यों खोजूं मैं अल्फाज मिलके। देखो ये आईना क्योंकि यहाँ आईने में साथ मेरी तेरी ही तो है जगह। चार्ली से आपको इसलिए मिला कि आप समझ सकें कि दुनिया में हिंदी से प्रेम करने वाले, हिंदी को अहमियत देने वाले लोग दुनिया भर में, और अपने यहां हिंदी को किस तरह से ट्रीट किया जाता है सोचिएगा। इसी तरह से अमेरिका का एक व्यक्ति है जिसका नाम है ड्रू हिक्स।
इसको भारत से इतना लगाव हो गया कि अपना नाम बदलकर ड्र्यू से ध्रुव कर लिया इसने। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ड्र्यू का भारत से इतना लगाव है, और वो किस लिए भाई? एक समोसे की वजह से। ड्र्यू हिग्स को भारत में रहते रहते समोसा खाने की ऐसी लत लग गई कि जब वो अमेरिका लौटे तो वहां भी खाने के लिए समोसा ढूंढने लगे। लेकिन अमेरिका में समोसे की कीमत जानकर दंग रह गए और उन्होंने समोसा खाने के लिए बिहार लौटने का प्लान बना लिया। सुनिए क्या बता रहे हैं। इंडिया में 2 समोसा का 20 रुपया लगेगा, यहाँ पे 2 समोसा का 500 रुपया भाई। चल वापस बिहार चलते भाई। इंडिया में 2 समोसा का 20 रुपया लगेगा, यहाँ पे 2 समोसा का 500 रुपया भाई। चल वापस बिहार चलते भाई। अब हालत यह हो गई कि ड्र्यू हिग्स अपने बेटे को बबुआ कहकर बुलाते हैं, उसे भी हिंदी सिखाने में जुटे हुए। वाह, तू भी हिंदी सीखेगा? तू भी सीखेगा हिंदी? हिंदी बोलेगा बड़ा होके तेरा पापा की तरह? हाँ, या तेरा बाप की तरह तो हिंदी बोलेगा ना? बउआ, तू भी हिंदी सीखेगा? तू भी सीखेगा हिंदी? ये विदेशियों का हिंदी प्रेम है, और हमारे यहां हिंदी का प्रेम जो है वो कैसे गायब होता जा रहा है आपको पता है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि विदेशी यूट्यूबर्स को हिंदी प्रेम जो है उसकी एक बड़ी वजह क्या है। जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि कैसे विदेशी यूट्यूबर्स हिंदी प्रेम के जाल में फंसे। हिंदी उनको पसंद है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके हिंदी प्रेम की एक और वजह भी आपको बताता हूं। दरअसल पूरी दुनिया में यूट्यूबर्स रोजाना करीब 7,20,000 घंटे के नए वीडियो अपलोड करते हैं। भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग यूट्यूब का करीब रोजाना इस्तेमाल करते हैं। आंकड़ों के लिहाज से दुनिया भर में यूट्यूब के सबसे ज्यादा करीब 25% यूजर भारत में। आंकड़ों के मुताबिक भारत में यूट्यूब पर 54% वीडियोस हिंदी में देखे जाते हैं। इससे यूट्यूबर्स को रोजाना लाखों का फायदा होता है। इस वजह से दुनिया भर के यूट्यूबर्स के बीच हिंदी में वीडियो अपलोड करने की भी होड़ लगी रहती है, और इसके लिए यूट्यूबर्स हिंदी सीखने और यूट्यूब के लिए हिंदी में कंटेंट तैयार करने में जुटे रहते हैं। यह भी एक वजह, यही वजह नहीं है लेकिन यह भी एक वजह है। पाठशाला में आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आगे ओपिनियन इंडिया का में अनंत त्यागी के साथ देखिए इमरान खान की खूनी ब्रिगेड पाकिस्तान में तख्ता पलट करेगी।